नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना रोकने में धारावी मॉडल की तारीफ की है। WHO ने कहा है कि धारावी मॉडल ने दिखा दिया है कि कोरोना जैसी महामारी को रोका जा सकता है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा है कि दुनिया भर में कई उदाहरण हैं जिन्होंने ये दिखाया कि भले ही प्रकोप कितना भी ज्यादा क्यों न हो, लेकिन फिर भी इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। और इन उदाहरणों में से कुछ इटली, स्पेन और दक्षिण कोरिया और यहां तक कि धारावी में भी है। There are many examples from around the world that have shown that even if the outbreak is very intense, it can still be brought back under control. And some of these examples are Italy, Spain, South Korea, and even in the Harvey, a densely packed area in the megacity of Mumbai. There are many examples from around the world that have shown that even if the outbreak is very intense, it can still be brought back under control. And some of these examples are Italy, Spain, South Korea, and even in the Harvey, a densely packed area in the megacity of Mumbai. दिल्ली और मुंबई में कोरोना की बेकाबू रफ्तार अब खौफ पैदा कर रही है। महाराष्ट्र अब भी सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों में है। देश में भी कोरोना के मरीजों की संख्या 7,93,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़कर 21,600 के पार पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। रोज बढ़ते आंकड़े सिहरन पैदा कर रहे हैं। तमाम उपायों के बावजूद वायरस का संक्रमण काबू में नहीं आ रहा। शुक्रवार को एक दिन में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 7,862 नए मरीज सामने आने से मुसीबत और बढ़ गई है। राज्य में बीते 24 घंटे में 226 लोगों की मौत हो गई, जबकि राज्य में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 2,38,461 तक पहुंच गया है, जबकि अब तक 9,893 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुंबई देश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहर है। यहां कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 90,461 तक जा पहुंचा है, जबकि वायरस से कुल 5,205 मरीजों की मौत हो चुकी है। पुणे में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लिहाजा सरकार ने सोमवार से शहर में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना मीटर ऐसी रफ्तार से भाग रहा है कि लोग डरने लगे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,089 मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ राजधानी में मरीजों का आंकड़ा 1,09,000 के पार हो चुका है। दिल्ली में अब तक 3,300 मरीज कोरोना से जंग हार चुके हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 633 हो गई है। कोरोना के खिलाफ सावधानी जरूरी है, क्योंकि अब भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही इसकी सबसे बड़ी दवाई है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ दिल्ली से पंकज जैन, आज तक। तो देश में कोरोना हर गुजरते दिन के साथ ही अपना शिकंजा कसता जा रहा है। फिलहाल राहत की खबर नजर नहीं आती है और अब तो ये साफ हो गया है कि कम से कम इस साल भारत में कोरोना वैक्सीन नहीं बन पाएगी। सरकारी महकमों ने संसद की एक स्थायी समिति को यह बात बता दी है। कोरोना वायरस से हलकान देश और दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोरोना की वैक्सीन कब तक तैयार हो जाएगी। वैक्सीन से जुड़ी हर खबर, हर सूचना हाथों हाथ ली जा रही है। सबकी निगाहें एक अदद वैक्सीन पर टिकी हैं, क्योंकि मानवता के लिए खतरा बन चुका ये वायरस अब तक काबू आता नहीं दिख रहा। भारत में तेज रफ्तार के साथ वैक्सीन पर काम हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये खबर उम्मीदों के लिहाज से थोड़ी निराशा देने वाली हो सकती है कि कम से कम इस साल कोरोना की वैक्सीन आने की उम्मीद बेहद कम है। इस साल तैयार नहीं हो पाएगी कोरोना वैक्सीन। अगले साल से पहले उम्मीद बेहद कम। संसदीय स्थायी समिति को दी गई सूचना। जी हां, सरकार के जिम्मेदार महकमों मसलन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के अलावा सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की तरफ से संसद की स्थायी समिति को जो सूचना दी गई, उसके मुताबिक कोरोना का टीका इस साल तैयार नहीं हो पाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति को इस बारे में तफसील से बताया गया। इस बैठक का एजेंडा ही यही था कि कोरोना से निपटने की तैयारी इस वक्त कहां और कैसी है। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश की अध्यक्षता में मार्च के लॉकडाउन के बाद समिति की ये पहली बैठक थी। इसी में टीके पर बात हुई और बताया गया कि टीका अगले साल ही आ पाएगा। भारत में जिस वैक्सीन की इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है वो कोवैक्सीन है। इसको भारत बायोटेक और ICMR मिलकर बना रहे हैं। इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने वाला है। इसके अगस्त में लॉन्च की चर्चा थी। गुजरात की जाइडस कैडिला भी वैक्सीन पर काम कर रही है। वैसे दुनिया में 11 वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब लगता है कि इस साल हमें वैक्सीन की जगह एहतियात बरतकर ही कोरोना से बचना होगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आज की सुबह कानपुर के बिकरू गांव के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई है, जहां खौफ नहीं है, किसी का डर नहीं है। जिस आतंक के साए में वो कई सालों से जी रहे थे, उस अपराध को खत्म कर दिया गया है। परिवार भी यही मानता है कि जिस रास्ते पर विकास चल रहा था उसका अंत ऐसा ही होना था। ये बताइए, आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? ये चीख है उस पत्नी की जिसके पति के गुनाहों के रास्ते ने उसे विधवा बना दिया। आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? जिस बंदूक के बल पर वो राज करता था, उसकी एक गोली ने उसे हमेशा के लिए सुला दिया। हाँ तो ठीक किया, कहते तो हैं। हाँ, मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य, अगर हर आदमी की रक्षा नहीं, वो तो सरकार का अंग ही है। तो मान लो जब तुम दीवार में सर दे मारोगे तो सर फूटेगा, दीवार थोड़ा गिरेगी। इस बात को वो सोच नहीं सका। 8 पुलिस वालों के कत्ल करने वाले विकास दुबे का कानपुर के भैरव घाट में अंतिम संस्कार किया गया, जहां पत्नी ऋचा दुबे, बेटे और परिवार के कुछ करीबी लोग मौजूद थे, जिसके जाने के साथ ही आतंक के काले अध्याय का अंत हो गया। STF ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक उज्जैन से कानपुर आ रही विकास की गाड़ी के रास्ते में भैंस और गाय आ गई, जिसके बाद गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा। विकास जिस गाड़ी में था वो पलट गई और गाड़ी में सवार पुलिस वाले घायल हो गए। इस बीच विकास ने पुलिस की गन छीनी और वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस ने विकास का पीछा किया तो विकास ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने पलटवार किया और विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। कानपुर में विकास के पोस्टमार्टम में 3 गोलियां लगने की पुष्टि हुई। 2 गोलियां सीने में और 1 गोली कमर में लगी। ये सारी गोलियां विकास के शरीर के आर पार निकल गईं और ज्यादा खून बहने को मौत की वजह बताया गया। कितने घंटे चला? 1.5 घंटा करीब। तो ये रिपोर्ट अब किसको देंगे डॉक्टर? पुलिस के। ये बता सकते हैं कि गोलियां कहां से चली है, उसके चोट और कुछ भी? केवल गोलियां लगी है, चोट भी है? पुलिस से जवाब क्या घंटे चला चाहिए बताया ना आपको, लगभग 1.5 घंटा। STF के इस एनकाउंटर पर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। मायावती से लेकर कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं SP ने एनकाउंटर को लेकर हाईकोर्ट में अपील की है। पुलिस की मंशा पहले से ही क्लियर थी और स्थिति साफ थी कि पुलिस उसे पकड़ेगी, और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये एक बहुत बड़ा गिरोहबंद अपराध था और अपराधी था। इसके पीछे ऐसे अदृश्य लोगों की शक्तियां जुड़ी हुई थी कि जो सरकार में बड़े, उनका जो कद है वो बहुत बड़ा है और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। इसको लेके हमने याचिका दायर करी है और बहुत ही जल्द इसमें सुनवाई होगी। विकास दुबे से एक सबक भी सीखना पड़ेगा हमारे देश के नौजवानों को कि धन और सत्ता के मद में इस हद तक नहीं जाना जैसा कि वो विकास दुबे हो गया था।
ये एक सबक है विकास दुबे के पूरे आरंभ से अंत तक का। बाकी तो मेरा ये कहना है कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार अलर्ट है। उधर विकास की मौत के बाद उसके गांव में खुशी का जश्न मनाया गया। कई सालों से आतंक के साए में जी रहे गांव वालों ने मिठाइयां बांटी। सारा समाज, सारा क्षेत्र बहुत प्रसन्न है। उसको ये महसूस हो रहा कि जैसे हम आज स्वतंत्र हो गए, वो ऐसा उसको महसूस हो रहा है। और एक विकास युग का अंत हो गया, एक आतंक युग का अंत हो गया और शांति युग का प्रारंभ हो गया। पुलिस ने जहां विकास को मारकर 8 जवानों की शहादत का बदला लिया, तो वहीं विकास दुबे की मौत के साथ ही आतंक के एक युग का अंत हो गया। कानपुर से हिमांशु मिश्रा, शिवेंद्र श्रीवास्तव, नीलांशु शुक्ला, रंजन सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। भारत की सैन्य नीति से लेकर कूटनीति तक चीन पर भारी पड़ी है। एक हफ्ते के भीतर ही चीन कई मोर्चों पर पस्त हुआ है और उसके तेवर ढीले पड़े हैं। जमीन पर जहां लाल सेना पीछे हट रही है, वहीं तमाम बैठकों में चीन नरमी की गुहार लगा रहा है। उसके बयानों में चीनी उत्पादों और कंपनियों पर भारत की सख्ती का दर्द साफ नजर आ रहा है। पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों में चीन की हिमाकत का भारत ने जिस मजबूती के साथ जवाब दिया है, उसके बाद से चीन के सुर नरम पड़ गए हैं। कुछ इलाकों में चीनी सेना पीछे हट गई है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। गोगरा और गलवान के बाद पैंगोंग में भी चीनी सेना के पीछे हटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चीन की अकड़ ढीली पड़ी। कई इलाकों से लाल सेना के कदम पीछे। LAC पर हालात भारत के काबू में। कुछ रोज पहले तक पूरी गलवान घाटी को अपनी बताने वाला चीन अब सीधे रास्ते पर आ गया है। हर बैठक में अब उसके तेवर नरम हैं। 15 जून को हुई खूनी झड़प के बाद बिगड़े माहौल को शांत करने की दिशा में अब चीन तेजी से अपनी गलतियों को सुधार रहा है। इसकी झलक शुक्रवार को सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्यप्रणाली की 16वीं बैठक में भी दिखी। इसका एजेंडा LAC पर शांति की बहाली था। इसकी बैठक में LAC पर सेनाओं के पीछे हटने की प्रगति की समीक्षा की गई। चीन ने रिश्ते मजबूत करने की बात की। सीमाई इलाके में शांति और संयम के माहौल पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय ने इस बैठक के बाद बयान में कहा कि वरिष्ठ सैन्य कमांडर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कदमों पर जल्द बात करेंगे। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि वो इस बात पर नजर रखेगा कि चीन वादे के मुताबिक सेना को पीछे हटा रहा है या नहीं। सेना की मुकम्मल तैयारी के साथ चीन पर आर्थिक चोट भी करारी पड़ी है। इसकी झलक चीनी राजदूत सन विडोंग के एक बयान में भी दिखी, जो चीनी प्रोडक्ट्स को लेकर डैमेज कंट्रोल करते दिखे। शुक्रवार को उन्होंने 3 सुझाव दिए। भारत और चीन को पार्टनर होना चाहिए, न कि प्रतिस्पर्धी। शांति की चाह रखनी चाहिए, न कि संघर्ष की। पारस्परिक हित के कदम उठाने चाहिए। बैठकों में नरमी के साथ जमीन पर भी चीनी सेना पीछे हट रही है। लद्दाख के गोगरा में चीनी सेना पीछे हट गई है। यहां पर चीनी सेना ने अपने कदम 2 किलोमीटर पीछे खींचे हैं, जबकि गलवान हॉट स्प्रिंग PP-14, PP-15 में भी चीनी सेना पीछे लौटी है। पैंगोंग में भी चीनी सेना फिंगर 4 से पीछे हटकर 5 तक चली गई है। यानी भारत के तीखे तेवरों से चीन को समझ आ चुका है कि अब पीछे हटने में ही भलाई है। आज तक ब्यूरो। लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को लेकर लगातार बातचीत चल रही है और इसी कड़ी में शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात की। वर्तमान हालात में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है और इस बीच अमेरिकी कंपनी ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी पूरी कर दी है। लद्दाख में ड्रैगन ने आग उगली तो भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक हर मोर्चे पर ड्रैगन को भारत ने मात दी है।
ड्रैगन के साथ इस जंग में अमेरिका हर कदम पर भारत के साथ खड़ा नजर आया। भारत चीन सीमा तनाव के बीच लगातार अमेरिका के साथ सामरिक मसलों पर भारत की बातचीत चल रही है। शुक्रवार को एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद पर बातचीत हुई। द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के तौर तरीकों पर भी बात की गई। दोनों देशों के रक्षा मंत्री नियमित तौर पर एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं। भारत चीन सीमा विवाद के बीच अमेरिका खुलकर भारत का समर्थन करता आया है। जून में गलवान में हुई हिंसक झड़प को लेकर भी अमेरिका ने भारत की कार्रवाई का समर्थन किया था। विदेश मंत्री पोम्पियो ने साफ कहा कि चीन के आक्रामक रुख का हिंदुस्तान ने दो टूक जवाब दिया था। भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी कंपनी बोइंग ने भारतीय वायुसेना के सभी 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी पूरी कर दी है। भारत के 5 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की आखिरी खेप जून के आखिरी हफ्ते में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा दी गई। इस डिलीवरी के बाद ये लद्दाख में नाइट ऑपरेशंस भी कर रहे हैं और एलएसी पर चीन के खिलाफ किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। अमेरिकी कंपनी के साथ ये डील 2015 में हुई थी। इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके पूछा कि केंद्र सरकार हिंदुस्तान को बताए कि भारतीय सीमा में चीन की घुसपैठ रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही अब तक चीन द्वारा की गई घुसपैठ और अतिक्रमण संबंधी तथ्यों की जांच की इजाजत भी दी जाए। गलवान में सैनिकों के हिंसक झड़प के बाद से ही कांग्रेस केंद्र सरकार पर तीखे हमले कर रही है। चीन की घुसपैठ को लेकर जवाब मांग रही है। अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। यूपी में एक बार शुक्रवार की रात से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है दोबारा से, और कल रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन होगा। कोरोना की रोकथाम की कोशिश के तहत मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने ये आदेश जारी किया है और इस दौरान शहरी और ग्रामीण इलाकों के बाजार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय सब बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं रहेगी। अस्पताल और जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी और साथ ही साथ मंदिरों को भी खोलने की इजाजत दी गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लॉकडाउन की तस्वीरें, जहां पर सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो सख्ती दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर है, यानी कोई भी अगर दिल्ली से उत्तर प्रदेश एंटर होता है, चाहे नोएडा या फिर गाजियाबाद NH24 की तरफ से, तो गहन चेकिंग वहां पर हो रही है। लखनऊ की तस्वीरें और लखीमपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुशांत हमारे सहयोगी दिल्ली नोएडा बॉर्डर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशांत, अभी की तस्वीर क्या है सुबह सुबह की, क्योंकि हालांकि वीकेंड है लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दिल्ली से नोएडा आते हैं। देखिए नवजोत, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर की, क्योंकि सुबह का वक्त है और आप समझ सकते हैं कि छुट्टी का दिन है और ऐसे में लंबी लंबी कतारें जो है वो लाइन की यहाँ पर सुबह के वक्त ही यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि 3 दिन का लॉकडाउन जो है वो इम्पोज किया गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से वीकेंड के चलते, ताकि लोग घरों से बाहर ना निकले और कोरोना का जो संक्रमण लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। और ऐसे में जो भी एसेंशियल सर्विस से जुड़ी लोग हैं उन्हीं को जाने की इजाज़त जो है वो फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से यहाँ पर नोएडा में जाने की दी जा रही है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति एसेंशियल सर्विस से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकायदा उसके पास जो है वो चेक किए जा रहे हैं। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको वापस जो है वो दिल्ली की तरफ भेजा जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना के जो मामले आप देख सकते हैं कि जहाँ पर पास जो है वो बाकायदा नोएडा पुलिस की तरफ से चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही उनको नोएडा के अंदर एंट्री करने की जो इजाज़त है वो यहाँ पर फिलहाल जो है वो प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। अनुज बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात ये भी है, अब जैसे कि वीकेंड है, हालांकि ट्रैफिक बहुत कम होगा, लेकिन ऐसे में क्या किसी तरह की और गाइडलाइंस भी हैं जिसका पालन करवाया जा रहा है वो लोग जो कि नोएडा की जो दिल्ली की तरफ से नोएडा एंटर हो रहे हैं?
देखिए नवजोत, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर गाड़ी के अंदर 2 से ज़्यादा व्यक्ति अगर बैठे हुए हैं तो बाकायदा उनको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गाड़ियों के अंदर इस तरीके से 3 से 4 लोग अगर बैठते हैं तो उनको वहाँ पर सख्ती के साथ जो है उनको बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से मायने होनी चाहिए, क्योंकि लगातार कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ, उनके अंदर अगर कोई व्यक्ति 2 से ज़्यादा अगर बैठता है, एक सीट पे आगे और एक सीट पे पीछे के अलावा अगर 3 लोग बैठे हुए हैं तो उनको बाकायदा कहा जा रहा है कि आप इस तरीके से नियमों का उल्लंघन ना करें। इसके अलावा खुले के अंदर अगर बिगर मास्क लगाए कोई शख्स या गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है तो उसका बाकायदा चालान करने की व्यवस्था भी जो है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि लोग बिगर मास्क के जो है वो कहीं पर भी घूमते हुए फिलहाल नजर ना आए। जी जी, नजर आप बना रहे सुशांत, हम लौटेंगे दिल्ली नोएडा बॉर्डर से। सुशांत जानकारी दे रहे थे, हालांकि सख्ती काफी ज्यादा है और कोशिश ये की जा रही कि पास वालों को एंट्री दी जाए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली और मुंबई में कोरोना की बेकाबू रफ्तार अब खौफ पैदा करने लगी है। महाराष्ट्र अब भी सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों में से पहले नंबर पर है। देश में भी कोरोना के मरीजों की संख्या 7,93,000 के पार पहुंच चुकी है, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़कर 21,600 के पार पहुंचा है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। रोज बढ़ते आंकड़े सिहरन पैदा कर रहे हैं। तमाम उपायों के बावजूद वायरस का संक्रमण काबू में नहीं आ रहा। शुक्रवार को एक दिन में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 7,862 नए मरीज सामने आने से मुसीबत और बढ़ गई है। राज्य में बीते 24 घंटे में 226 लोगों की मौत हो गई, जबकि राज्य में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 2,38,461 तक पहुंच गया है, जबकि अब तक 9,893 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुंबई देश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहर है। यहां कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 90,461 तक जा पहुंचा है, जबकि वायरस से कुल 5,205 मरीजों की मौत हो चुकी है। पुणे में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लिहाजा सरकार ने सोमवार से शहर में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना मीटर ऐसी रफ्तार से भाग रहा है कि लोग डरने लगे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,089 मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ राजधानी में मरीजों का आंकड़ा 1,09,000 के पार हो चुका है। दिल्ली में अब तक 3,300 मरीज कोरोना से जंग हार चुके हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 633 हो गई है। कोरोना के खिलाफ सावधानी जरूरी है, क्योंकि अब भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही इसकी सबसे बड़ी दवाई है। मुंबई से सौरव वक्तानिया के साथ दिल्ली से पंकज जैन, आज तक। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देश में कोरोना हर गुजरते दिन के साथ ही अपना शिकंजा कसता जा रहा है। फिलहाल राहत की कोई खबर नजर नहीं आती है, क्योंकि अब ये साफ हो गया है कि कम से कम इस साल भारत में कोरोना वैक्सीन नहीं आने वाली है। सरकारी महकमों ने संसद की एक स्थायी समिति को ये बात बता दी है। कोरोना वायरस से हलकान देश और दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोरोना की वैक्सीन कब तक तैयार हो जाएगी। वैक्सीन से जुड़ी हर खबर, हर सूचना हाथों हाथ ली जा रही है। सबकी निगाहें एक अदद वैक्सीन पर टिकी हैं, क्योंकि मानवता के लिए खतरा बन चुका ये वायरस अब तक काबू आता नहीं दिख रहा। भारत में तेज रफ्तार के साथ वैक्सीन पर काम हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये खबर उम्मीदों के लिहाज से थोड़ी निराशा देने वाली हो सकती है कि कम से कम इस साल कोरोना की वैक्सीन आने की उम्मीद बेहद कम है। इस साल तैयार नहीं हो पाएगी कोरोना वैक्सीन। अगले साल से पहले उम्मीद बेहद कम। संसदीय स्थायी समिति को दी गई सूचना। जी हां, सरकार के जिम्मेदार महकमों मसलन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के अलावा सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की तरफ से संसद की स्थायी समिति को जो सूचना दी गई, उसके मुताबिक कोरोना का टीका इस साल तैयार नहीं हो पाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति को इस बारे में तफसील से बताया गया। इस बैठक का एजेंडा ही यही था कि कोरोना से निपटने की तैयारी इस वक्त कहां और कैसी है,
कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश की अध्यक्षता में मार्च के लॉकडाउन के बाद समिति की ये पहली बैठक थी। इसी में टीके पर बात हुई और बताया गया कि टीका अगले साल ही आ पाएगा। भारत में जिस वैक्सीन की इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है वो कोवैक्सीन है। इसको भारत बायोटेक और ICMR मिलकर बना रहे हैं। इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने वाला है। इसके अगस्त में लॉन्च की चर्चा थी। गुजरात की जाइडस कैडिला भी वैक्सीन पर काम कर रही है। वैसे दुनिया में 11 वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब लगता है कि इस साल हमें वैक्सीन की जगह एहतियात बरत कर ही कोरोना से बचना होगा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना रोकने में धारावी मॉडल की तारीफ की है। WHO ने कहा है कि धारावी मॉडल ने दिखा दिया है कि कोरोना जैसी महामारी को रोका जा सकता है। WHO के महानिदेशक ने कहा है कि दुनिया भर में कई उदाहरण हैं जिन्होंने दिखाया है कि भले ही प्रकोप कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, फिर भी इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। और इन उदाहरणों में से कुछ स्पेन, कुछ इटली, दक्षिण कोरिया, यहां तक कि धारावी में भी है। There are many examples from around the world that have shown that even if the outbreak is very intense, it can still be brought back under control. And some of these examples are Italy, Spain, South Korea, and even in the Harvey, a densely packed area in the megacity of Mumbai. There are many examples from around the world that have shown that even if the outbreak is very intense, it can still be brought back under control. And some of these examples are Italy, Spain, South Korea, and even in the Harvey, a densely packed area in the megacity of Mumbai. आज की सुबह कानपुर के बिकरू गांव के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई है, जहां खौफ नहीं है, किसी का डर नहीं है। जिस आतंक के साए में वो कई सालों से जी रहे थे, उस अपराध के विकास का अंत हो चुका है। परिवार भी यही मानता है कि जिस रास्ते पर विकास चल रहा था, उसका अंत ऐसे ही होना था। ये बताइए, आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? ये चीख है उस पत्नी की जिसके पति के गुनाहों के रास्ते ने उसे विधवा बना दिया। आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? जिस बंदूक के बल पर वो राज करता था, उसकी एक गोली ने उसे हमेशा के लिए सुला दिया। हाँ तो ठीक किया कहते तो हैं। हाँ, मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य, अगर हर आदमी की रक्षा नहीं, वो तो सरकार का अंग ही है। तो मान लो जब तुम दीवार में सर दे मारोगे तो सर फूटेगा, दीवार थोड़ा गिरेगी। इस बात को वो सोच नहीं सका। 8 पुलिस वालों के कत्ल करने वाले विकास दुबे का कानपुर के भैरव घाट में अंतिम संस्कार किया गया, जहां पत्नी ऋचा दुबे, बेटे और परिवार के कुछ करीबी लोग मौजूद थे, जिसके जाने के साथ ही आतंक के काले अध्याय का अंत हो गया। STF ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक उज्जैन से कानपुर आ रही विकास की गाड़ी के रास्ते में भैंस और गाय आ गई, जिसके बाद गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा। विकास जिस गाड़ी में था वो पलट गई और गाड़ी में सवार पुलिस वाले घायल हो गए। इस बीच विकास ने पुलिस की गन छीनी और वहां से भागने की कोशिश की। पुलिस ने विकास का पीछा किया तो विकास ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने पलटवार किया और विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। कानपुर में विकास के पोस्टमार्टम में 3 गोलियां लगने की पुष्टि हुई। 2 गोलियां सीने में और 1 गोली कमर में लगी। ये सारी गोलियां विकास के शरीर के आर पार निकल गईं और ज्यादा खून बहने को मौत की वजह बताया गया। कितने घंटे चला? 1.5 घंटा। तो ये रिपोर्ट अब किसको देंगे लगता? पुलिस के तो ये बता सकते हैं कि गोलियां कहाँ से चली है, उसके चोट और कुछ नहीं है? केवल गोलियां लगी है, चोट भी है? पुलिस से जवाब। कई घंटे चला? चाहिए
बताया ना आपको, लगभग 1-1.5 घंटा। एसटीएफ के इस एनकाउंटर पर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। मायावती से लेकर कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं एसपी ने एनकाउंटर को लेकर हाईकोर्ट में अपील की है। पुलिस की मंशा पहले से ही क्लियर थी और स्थिति साफ थी कि पुलिस उसे पकड़ेगी, और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये एक बहुत बड़ा गिरोहबंद अपराध था और अपराधी था। इसके पीछे ऐसे अदृश्य लोगों की शक्तियां जुड़ी हुई थी कि जो सरकार में बड़े, उनका जो कद है वो बहुत बड़ा है और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। इसको लेके हमने याचिका दायर करी है और बहुत ही जल्द इसमें सुनवाई होगी। विकास दुबे से एक सबक भी सीखना पड़ेगा हमारे देश के नौजवानों को कि धन और सत्ता के मद में इस हद तक नहीं जाना जैसा कि विकास दुबे हो गया था। ये एक सबक है विकास दुबे के पूरे आरंभ से अंत तक का। बाकी तो मेरा ये कहना है कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार अलर्ट है। उधर विकास की मौत के बाद उसके गांव में खुशी का जश्न मनाया गया। कई सालों से आतंक के साए में जी रहे गांव वालों ने मिठाइयां बांटी। सारा समाज, सारा क्षेत्र बहुत प्रसन्न है। उसको ये महसूस हो रहा है कि जैसे हम आज स्वतंत्र हो गए, वो ऐसा उसको महसूस हो रहा है। और एक विकास युग का अंत हो गया, एक आतंक युग का अंत हो गया और शांति युग का प्रारंभ हो गया। पुलिस ने जहां विकास को मारकर 8 जवानों की शहादत का बदला लिया, तो वहीं विकास दुबे की मौत के साथ ही आतंक के एक युग का अंत हो गया। कानपुर से हिमांशु मिश्रा, शिवेंद्र श्रीवास्तव, नीलांशु शुक्ला, रंजन सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक। विकास दुबे का सफाया करने के साथ ही यूपी में अपराधियों का ऑपरेशन क्लीन शुरू हो गया है। अपराधियों की लिस्ट में टॉप 5 में कौन कौन से चेहरे हैं, ये हम आज आपको दिखाएंगे। जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उसके शार्प शूटर से लेकर अतीक अहमद और खान मुबारक पर योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उमेश राय उर्फ गौरा राय, त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन कुमार, अतीक अहमद, खान मुबारक, ये हैं उत्तर प्रदेश के टॉप 5 क्रिमिनल। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार ने अपराधियों का ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। यूपी सरकार ने टॉप मोस्ट अपराधियों की एक लिस्ट बनाकर अधिकारियों को ताबड़तोड़ कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया है। लिस्ट में पहला नाम मुख्तार अंसारी का है। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर हत्या, अपहरण और उगाही के 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अपराधियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है उमेश राय उर्फ गौरा राय, जो मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर है। ये इस वक्त रामपुर की जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया का तीसरा नाम है त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन कुमार, जो मिर्जापुर जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश के अपराधियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर अतीक अहमद है, जो इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अतीक पर कुल 109 केस दर्ज है। अपराधियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर है खान मुबारक। ये लखनऊ जेल में बंद है और पहले छोटा राजन गैंग से जुड़ा था। सरकार के ऑपरेशन क्लीन का ये पहला दौर है, लेकिन बबलू श्रीवास्तव से लेकर सुभाष ठाकुर और ब्रिजेश सिंह तक तमाम अपराधियों का हिसाब अब होने वाला है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही, बता दें बोरीवली में शॉपिंग सेंटर में आग लगी है। बोरीवली वेस्ट इलाके में शॉपिंग सेंटर में ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है और इस शॉपिंग सेंटर में ज्यादातर मोबाइल की ही दुकानें हैं। 2 दुकानों से आग की शुरुआत हुई है। मुस्तफा शेख हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। 14 गाड़ियां मुस्तफा मौके पर, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक होगी। क्या हालत है वहां पर अभी? बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि शॉपिंग सेंटर जो कि लॉकडाउन से बंद है, ऐसे शॉपिंग सेंटर में आग लगना, जो कारोबारियों का सामान, मोबाइल का और बाकी चीजों की वहां पे जो दुकानें हैं उनमें भारी नुकसान हुआ, ऐसा समझ के हम चल सकते हैं। जब सुबह में 6 बजे के करीब आग लगी थी तब तो ग्राउंड फ्लोर पर थी, लेकिन अब आगे ऊपर के मालों पर, पहले माले पर ये आग फैल चुकी है, ऐसा मुंबई फायर ब्रिगेड का कहना है। और इस आग को जल्द से जल्द
रोकने की कोशिश की जा रही है और अंदर से आप कह सकते हैं आग बुझाने की फायर फाइटिंग सिस्टम की मदद ली जा रही है। तो एक तरह से भारी कारोबारी नुकसान जी आग में उन लोग हो सकता है जिनकी दुकानें शॉपिंग सेंटर के अंदर। नजर बनाए रखिए मुस्तफा, और जानकारी के लिए वापस लौटेंगे आपके पास। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।